नमस्कार दोस्तों। इशिता और रुद्र की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इशिता को कुछ अजीब लगने लगा। रुद्र हर सुबह ऑफिस जाने के बजाय बहाने बनाने लगा। कभी तबीयत खराब होने की बात करता तो कभी बॉस से झगड़े का बहाना बना देता। इशिता ने कई बार प्यार से समझाया, रुद्र, काम करना जरूरी है, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है। मगर रुद्र हर बार बात को टाल देता। फिर एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे, रुद्र ने अचानक इशिता का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन आंखों में अपने मन की बात कह देने का साहस था। रुद्र बोला, इशिता, एक बात तुम्हें बहुत पहले बतानी थी, लेकिन शादी की भाग दौड़ में हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। इशिता ने उसकी ओर चौंकते हुए देखा। क्या बात है रुद्र? रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी नौकरी चली गई है। इशिता सन रह गई। क्या? लेकिन कब और कैसे? रुद्र ने नजरें नीची कर ली। शादी के दिनों में मैं ऑफिस की जिम्मेदारियों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। मेरी लापरवाही बढ़ती गई और आखिरकार कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। इशिता कुछ पल के लिए शांत रही, फिर बोली, अगर और भी कुछ छिपा रखा है तो अब बता दो। रुद्र रुद्र धीरे स्वर में बोला, मैंने एक कार की ईएमआई पर बुक करवाई थी। सोचा था शादी के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब तो जैसे हर सपना धुंधला हो गया है। कर्ज भी है, नौकरी भी नहीं है और अब समझ नहीं आता कि सब कुछ कैसे संभालूं। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। इशिता कुछ पल चुप रही, फिर प्यार से बोले, चिंता मत करो। जब हमने 7 फेरे लिए थे तब अच्छे बुरे हर हाल में साथ निभाने का वादा किया था। किस्तें मैं भर दूंगी, मगर तुम दोबारा कोशिश करना। कभी हार मत मानना, ऐसे बैठे रहने से नौकरी नहीं मिलेगी। जब यह बात रुद्र की माँ वंदना देवी को पता चली तो उन्होंने जैसे पूरे घर में कोहराम मचा दिया। हाय दिया, अब इस घर का गुजारा कैसे होगा? इतनी बड़ी आफत आ गई और तूने हमें भनक तक नहीं लगने दी। वंदना देवी फुट फुट कर रोने लगी। तभी इशिता ने धीरे से उनके आंसू पोंछते हुए स्नेह से कहा, माँ जी, कृपया घबराइए मत। वंदना देवी सिसकती हुई बोली, कैसे न घबराऊं बहू, घर का खर्च, दवा पानी, बिजली और राशन, ये सब कैसे चलेगा? इशिता ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, माँ जी, मैं इस घर की बहू ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार सदस्य भी हूँ। मैं नौकरी करती हूँ और कमाती भी हूँ। रुद्र की नौकरी गई है, लेकिन उसे जल्द जल्द ही नई राह मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहे, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। इशिता ने हमेशा इस घर को अपना समझा। सुबह से रात तक घर, ऑफिस, रसोई और रिश्ते नाते सब कुछ अच्छे से संभालती रही ताकि उसका परिवार खुश रहे। इशिता भोली भाली थी और वंदना देवी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। बहू, ओ बहू, वो बर्तन वाली को पैसे देने हैं, मेरे पास खुले नहीं हैं, जरा दे देना। कभी कहती, बहू, मेरी एक पुरानी सहेली की बेटी की शादी है, 5,000 रुपये देने हैं, तू ही दे दे। इशिता हमेशा मुस्कुराते हुए कहती, जी माँ जी, आप कहें और मैं मना करूं? ऐसा हो सकता है क्या? हर बार कोई ना कोई नया बहाना होता। कभी राशन, कभी बिजली का बिल, तो कभी मंदिर में चढ़ावे के नाम पर पैसे मांग लिए जाते। कभी कभी वंदना देवी बहू से पैसे लेकर आस पड़ोस की महिलाओं और रिश्तेदारों के साथ 15 दिनों के सिर सपाटे पर भी निकल जाती। इशिता के मन में हर पल एक डर गहराता जा रहा था। रुद्र को अभी तक नौकरी नहीं मिली थी और सासू माँ की फिजूल खर्ची दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर इसी तरह बिना सोचे समझे पैसे खर्च होते रहे तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यही सोच सोचकर इशिता की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वंदना देवी पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उन्हें न इशिता की चिंता दिखाई देती थी और न ही घर की जिम्मेदारियां। उनकी शौकीनी हर दिन एक नई ऊंचाइयां छू रही थी और रुद्र तो बस माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता। हर बार कहता, मम्मी, अब इस उम्र में अपनी जिंदगी नहीं जिएगी तो कब जिएगी? उन्होंने अपनी जवानी हमारी परवरिश में निकाल दी, अब उनके भी कुछ अरमान हैं, उन्हें जी लेने दो अपनी जिंदगी। इशिता, माँ को 10,000 रुपये दे दो ना। एक दिन वंदना देवी की नजर इशिता की एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी पर पड़ी तो वह बिना पूछे ही उसकी अलमारी से साड़ी निकालकर पहनने लगी। अरे बहू, यह तो बहुत सुंदर है, मुझ पर अच्छी लग रही है ना? मुझे अपनी सहेली की किटी पार्टी में जाना है, तू तो ऑफिस जाती है, तुझे क्या जरूरत? इशिता सकुचाते हुए बोले, वो माँ जी,
ये मेरी माँ ने मुझे शादी में दी थी। वंदना देवी बोली। तो क्या माँ का दिया अब काम में भी ना आए? बहू बनकर क्या तुझे घर की इज्जत नहीं रखनी चाहिए? रुद्र टीवी पर क्रिकेट का मैच का मजा लेते हुए बोला। दे दो ना इशिता, माँ को मना करना अच्छा नहीं लगता। तेरे ही पैसों की तो बचत कर रही है माँ। अगर बाहर जाकर बाजार से नई साड़ी खरीदेगी तो फिर खर्च का बोझ भी तो तेरे ही सिर पर आएगा। वैसे भी अलमारी में पड़ी पड़ी साड़ी बेकार हो जाएगी, सड़ जाएगी। हम भला कहाँ घूमने जाते हैं जो तुम नई नई साड़ियाँ पहनोगी? और हाँ सुनो, तुम ऑफिस जाते जाते मुझे 5,000 रुपये देती जाना। सुबह नाश्ता करके कुछ जगह इंटरव्यू देने जाना है। भोली भाली इशिता ने बिना कुछ कहे साड़ी निकालकर वंदना देवी को थमा दी, लेकिन उसका मन भीतर से बेचैन हो उठा। थोड़ी देर बाद वह धीमे स्वर में बोली, रुद्र, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रास्ते में मेरा ऑफिस भी पड़ता है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। रुद्र बोला, ठीक है, तुम समय पर तैयार हो जाना। जब इशिता ऑफिस पहुंची तो उसकी सहेली मेहर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है इशिता, आजकल तू हमेशा थकी थकी और बुझी बुझी सी दिखती है। शादी से पहले तो तू कितनी चहकती रहती थी, सज सवर का ऑफिस आती थी। सब कुछ ठीक है ना घर पर? तेरा ख्याल रखा जाता है ना? इशिता के होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में नमी तेर गई। वह बोली, अब तुझसे क्या छिपाऊं मैं है, तू तो मेरी सबसे करीबी दोस्त है। रुद्र की नौकरी छूट गई है और आजकल के हालात में नई नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आज बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू के लिए गया है। उम्मीद है कुछ बात बन जाए। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। सिर्फ यही नहीं, मायके की आर्थिक जरूरतें भी अब मैं ही पूरी करती हूँ। भाई की नौकरी नई नहीं है, ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, वह सब कुछ संभाल सके, और माँ को तो हमेशा कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, तू जानती ही है। मेहर कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, लेकिन एक बात है जो मुझे खटकती है इशिता, रुद्र पढ़ा लिखा और काबिल लड़का है, फिर 6 महीने से बेरोजगार क्यों बैठा है? तुझे नहीं लगता कि कुछ और बात है? थोड़ा नजर रख, तू बहुत भोली है। इशिता ने फौरन खुद को संभाला और बोली, नहीं मेहर, रुद्र ऐसा नहीं है। वह बैठकर मेरी कमाई पर ऐश करने वाला इंसान नहीं है। बस वक्त थोड़ा खराब चल रहा है। अब जमाना बदल गया है और तू भी बेवजह शक मत कर। मेहर सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भोली भाली सहेली थोड़ा होश में रहना सीख ले। शाम को जब इशिता ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची, उसी पल रुद्र भी घर में दाखिल हुआ। सिर झुका हुआ था और चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वंदना देवी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ बेटा, इंटरव्यू कैसा रहा? कोई नौकरी मिली या फिर वही बात? रुद्र ने निराश स्वर में कहा, नहीं मम्मी, लगता है मेरे नसीब में तो ठोकरें ही खाना लिखा है। वंदना देवी ने तुरंत टोका, ऐसी निराश की बातें मत कर बेटा, शुभ शुभ बोल, फिर से कोशिश कर। चल आज जल्दी से फ्रेश हो जा। बहू तेरे लिए आज तेरी पसंद का पालक पनीर और लच्छा परांठा बनाने जा रही है। मैंने बाजार से सारी सब्जियां और पनीर मंगवा लिया है। इशिता, तू भी हाथ मुंह धो ले और जल्दी से रुद्र के लिए खाना बना दे, बेचारा बहुत थक गया है। जी मम्मी जी, कहते हुए इशिता रसोई में चली गई। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, वह भी तो दफ्तर से थकी हुई लौटी थी, दिन भर काम करके लौटी थी, आराम तक नहीं कर पाई थी, मगर सास को यह कभी नजर नहीं आता था। इशिता खाना बना रही थी, तभी वंदना देवी धीरे से उसके पास आई और बोली, बहू सुनो, मैंने काम वाले को हटा दिया, अब कल से घर की साफ सफाई पोछा वगैरह तुम ही करोगी, इसीलिए सुबह 6 की बजाय 5 बजे उठ जाना, पूरा घर साफ करना, नाश्ता तैयार करना और फिर ऑफिस जाना। इशिता ने हैरानी से पूछा, माँ जी, लेकिन काम वाले को क्यों छुट्टी दे दी आपने? वंदना देवी बोली, अरे बहू, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। जब से तुमने घर का सारा खर्च उठाना शुरू किया है तो मैं अपनी बहू पर इतना बोझ कैसे डाल सकती हूँ? अब हर महीने 5,000 रुपये काम वाली को देने की क्या जरूरत है? वह पैसे तुम मुझे दे दिया कर, मैं अपनी बेटी को इस त्योहार पर शगुन भेजती रहती हूँ। अब देख बहू, मैं तेरा खर्चा नहीं बढ़ा रही, समझदारी से घर चला रही हूँ। इशिता समझ चुकी थी कि बातें बनाना और मासूमियत के नाम पर चालाकी करना कोई वंदना देवी से सीखे। काम वाले को हटा दिया और उसके पैसे खुद रखने का रास्ता भी बना लिया।
जैसे बहू नहीं चलती फिरती एटीएम मशीन घर में रख ली हो। कुछ और महीने बीत गए, पर रुद्र की बेरोजगारी बनी रही। हर बार इशिता से पैसे लेकर इंटरव्यू देने निकलता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता। इशिता का मन अब बेचैन होने लगा था। क्या सच में किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, या फिर कुछ और छिपा हुआ था? एक दिन वंदना देवी ने आराम से कहा, बहू सुन ना, एक काम कर, अपना एटीएम कार्ड मुझे दे दे। हर बार तुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है। क्या बार बार हाथ फैलाना अच्छा लगता है मुझे? रुद्र, जो खाना खाने में व्यस्त था, बीच में बोल पड़ा, हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है इशिता, अब मन मारना छोड़ो, कार्ड दे दो, मैं भी पैसे उसी से ले लिया करूंगा। उधर वंदना देवी ने इशिता को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया था। उन्हें लग रहा था जैसे बहू ने किसी ऐसी बीमा पॉलिसी में निवेश कर दिया हो जो हर महीने बिना ब्याज के पैसे लौटाती है। वह धीरे धीरे उसके बैंक खाते को खाली कर रही थी, जैसे कोई दीमक लकड़ी को अंदर से चुपचाप खोखला कर देती है। एक बार इशिता ने झिझकते हुए अपना एटीएम कार्ड वापस मांगने की कोशिश की, पर वंदना देवी हर बार चतुराई से बात टाल देती। अरे बहू, मैं क्या तेरा कार्ड खा जाऊंगी? इशिता बोली, नहीं मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वंदना देवी तुरंत बोली, तो फिर सवाल क्यों उठा रही हो? आजकल बहुत हिसाब लेने लगी हो बहू। कुछ दिन बाद वंदना देवी बोली, बहू, मेरी बेटी काव्या का फोन आया था। उसकी सास बाहर गई है और उसकी प्रसव की तारीख भी नजदीक है। वह यहाँ आना चाहती है। वैसे भी हमारे खानदान में बेटियां मायके में ही संतान को जन्म देती हैं। इशिता चिंतित स्वर में बोली, पर माँ जी, अभी तो रुद्र की नौकरी भी नहीं लगी है। घर का खर्च पहले से ही मेरे कंधों पर है, और आपने काम वाले को भी हटा दिया। ऐसे में एक और सदस्य का आना और फिर दीदी की देखभाल, दवाइयाँ, खान पान, सबकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? वंदना देवी तीखे स्वर में बोली, बहू, काव्या तेरी ननंद है, बहन समान है। ऐसे वक्त में उसे कैसे मना कर दूं? और मेरी बेटी कोई बहुत खर्च करने वाली नहीं है। तेरे दो चार कामों में हाथ बटा दिया करेगी। ठूस ठूस कर खाने की उसे आदत नहीं है। मैंने उसे यहीं बुला लिया है। उसका इलाज, आराम और पूरा ध्यान अब तेरी जिम्मेदारी है। इशिता स्तब्ध रह गई। पर माँ जी, दीदी के ससुराल में तो दो दो जेठानियां हैं, वह उनकी देखभाल कर सकती है, और मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, थक कर आती हूँ, आपके घुटनों में भी दर्द रहता है। ऐसे में यह सब कैसे संभव होगा? वंदना देवी भड़क उठी, तो इस घर की बहू है तो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। इशिता की आवाज शांत मगर दृढ़ थी। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, बैंक नहीं। रुद्र मोबाइल में गेम खेलने में मग्न था। वह बीच में बोल पड़ा, क्यों हर बात में पैसे गिनाती हो? काव्या मेरी बहन है, थोड़ा साथ दे दो, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। इशिता की आंखों से आंसू झलक आए। वह टूटी हुई आवाज में बोली, पर अस्पताल का खर्च, दवाइयाँ और देखभाल, ये सब जिम्मेदारी जीजा जी की है। तुम सब कुछ मेरी ही झोली में क्यों डाल रहे हो? रुद्र चिल्लाकर बोला, तेरी सैलरी से सब हो जाएगा। आखिर कमाने वाली तो तू ही है इस घर में। इशिता ने धीरे से प्रश्न किया, काव्या के पति और ससुराल वाले क्या कर रहे हैं? वंदना देवी ने कटाक्ष करते हुए कहा, हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बेटी मायके में रहेगी तो उसका भार भी हम ही उठाएंगे। पर तू तो भाभी बनकर कोई जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहती। हर वक्त पैसों का हिसाब किताब करती रहती हो। इस पर वंदना देवी कुछ ज्यादा ही बोल पड़ी। सच कह रही हूँ बहू, तुम्हारे आने से पहले हमारा घर बहुत सुखी था। तुम्हारे कदम पड़ते ही लक्ष्मी ने इस घर से रुखसत ले ली, कभी बरकत ही नहीं रही। और देखो, आज तक मेरे बेटे को नौकरी भी नहीं मिल रही। तेरे कदम अशुभ है, इस घर के लिए मनहूस है। इतना कहकर वंदना देवी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई, और इशिता एकदम से टूट गई। वह बहू जो हर दिन अपने ऑफिस की थकान के बावजूद घर चलाती थी, घर की जिम्मेदारियां उठाती थी और हर रिश्ते को सम्मान देती थी, आज उसी को मनहूस और अशुभ कहकर उसके अस्तित्व को कुचल दिया गया था। अगले दिन दोपहर 12 बजे काव्या अपने मायके पहुंच गई। उसे देखते ही वंदना देवी बोली, हाय मेरी फूल सी बच्ची, तुझे तो ससुराल वालों ने निचोड़ कर रख दिया। काव्या आंखों में पानी भरकर बोली, माँ, वहाँ कौन पूछता है? जेठानियां तो ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं उनके बाप की जागीर हूँ। यही सोचकर 8वां महीना लगते ही सामान बांधा और यहाँ चली आई। वंदना देवी झट से बोली, सही किया बेटी, सास ननद दे तो
ससुराल में बस तमीज की क्लास लगवाती है। आराम तो बस मायके में ही मिलता है। काव्या ने पूछा, अच्छा माँ, भाभी कहाँ है? वंदना देवी ने कहा, ऑफिस गई है। काव्या बोली, माँ, भाभी से फोन करके बोल देना कि आते वक्त फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस लेते हुए आए। तभी वंदना देवी ठहाका मारकर बोली, उसकी जरूरत ही क्या है? उसका एटीएम कार्ड तो अब मेरी जेब में रहता है। अब उसका पैसा कहाँ खर्च करना है यह बहू नहीं, मैं ही तय करती हूँ। मैं रुद्र से कहकर सब मंगवा लेती हूँ। नारियल पानी, केसर, बादाम, फल और मेवे सब खिला खिलाकर तुझे और तेरे होने वाले राजकुमार को गोल मटोल बना दूंगी। और सुन माँ, इशिता इशिता कोई भी काम कहेगी तो तू बहाने मार देना। काव्या हंसते हुए बोली, हाँ माँ, मैं बहाने बनाने में एक्सपर्ट हूँ। अब तो इशिता को नंदन की सेवा भी करनी पड़ती थी। उसके पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे और वंदना देवी किसी भी खर्च का नियंत्रण नहीं करती थी। ये सब देखकर इशिता का दिमाग खराब हो रहा था। फिर एक शाम जब वह ऑफिस से थकी हारी लौटी तो रात को खाने की मेज पर बैठते ही काव्या चीखने लगी, यह क्या भाभी, आज खाने में सिर्फ दाल चावल उबाल कर रख दिया, सब्जी क्यों नहीं बने? तुम तो जानती हो मुझे इस समय ऐसी हालत में भरपूर खाना खाना चाहिए। अगर हरी हरी ताजी सब्जियां नहीं खाऊंगी तो बच्चा मेरा कमजोर हो जाएगा। इतना बेस्वाद और बोरिंग खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। काव्या चिल्ला कर बोली। इशिता ने स्वांत स्वर में कहा, जी दीदी, आप मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा था कि वह सब्जी काट कर रख दे। सब्जी कटी होती तो मुझे बनाने में समय नहीं लगता, लेकिन मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। इशिता की बात सुनकर वंदना देवी बोली, अच्छा, तो अब मैं भजन कीर्तन भी ना करूं? अगर सब्जियां काटना और आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें क्यों लाई थी इस घर में? इशिता बोली, मम्मी जी, काव्या दीदी घर में थी ना, आप दीदी से भी तो कह सकती थी कि सब्जी काट दें। काव्या तुरंत बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे बीच में मत घसीटो। मैं मायके आराम करने आई हूँ, न कि रोटियां बनाने। काव्या फूट फूट कर रोती हुई बोली, समझ नहीं आता, अपना ख्याल रखूं, अपने बच्चे का ख्याल रखूं या फिर दिन भर रसोई में खटती रहूं? वंदना देवी का दिल कांप उठा। वह बोली, हाय मेरी लाडो को तो तू रुला दिया। इतना सुनते ही रुद्र गुस्से से भरा कमरे से बाहर आया और आवाज ऊंची करते हुए बोला, तू मेरी बहन से बहस कर रही है? एक तो तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाती, ऊपर से बोलने लगी हो। अगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी तो बाहर से कुछ मंगा लेती। जब कमाती हो तो क्या सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए? क्या उस कमाई से हमें उबला और बेस्वाद खाना ही नसीब होगा? इतना सुनते ही इशिता की आंखें नमी से भीग गईं। वह इन बढ़ते खर्चों से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। तभी इशिता के मायके से उसके भाई का फोन आया। अपने आंसुओं को छिपाते हुए वह गंभीर होकर उसे बातें करने लगी। न जाने फोन पर क्या बात हो रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन वंदना देवी ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, 10 दिन बाद काव्या की गोद भराई है। पूरे समाज में इज्जत का सवाल है, जोरदार इंतजाम होना चाहिए। रुद्र भी बोला, हाँ इशिता, तुम्हारी सैलरी तो बढ़ गई है ना, तुम ही देख लो सब कुछ। मैं कमाते ही तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। इशिता ने पूछा, क्या करना होगा माँ जी? वंदना देवी बोली, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस काव्या को सोने की चेन, दामाद जी को अंगूठी, सास ससुर के लिए चांदी के सिक्के और 21,000 रुपए, जेठानियों और बाकी औरतों के लिए साड़ियाँ देनी होगी। कुल मिलाकर 2-3 लाख रुपए का खर्च हो जाएगा। इशिता बड़े ध्यान से सुन रही थी और यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, इतना सारा कुछ? माँ जी, क्या सास ससुर को चांदी के सिक्के देना जरूरी है? वंदना देवी बोली, अब हो जाएगा ना बहू। इशिता ने शांत स्वर में कहा, नहीं माँ जी, इस बार मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगी। वंदना देवी ने तुरंत पूछा, पर क्यों? मैं ये सब खर्च अपने शौक के लिए नहीं मंगा रही हूँ। सोच, मेरी बेटी की गोद भराई है, ससुराल वाले आएंगे, जब 4 रिश्तेदारों के सामने उन्हें शगुन नहीं देंगे तो मेरी बेटी को कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे कि भाई बेरोजगार है, लेकिन भाभी अच्छा खासा कमाती है। फिर भी उसने पल्ला झाड़ लिया। इशिता ने शांति से कहा, माँ जी, इस बार मैं थोड़ा कम सहयोग कर पाऊंगी। वंदना देवी ने बोहे चढ़ाकर कहा, मतलब बहू होकर अपनी ननद की खुशियों में रोड़े अटकाएगी?
रुद्र भी झुंझलाकर बोला, क्या हो गया है तुम्हें इशिता? हर बार बात पर बहाने। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इशिता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनके दिल की बीमारी सामने आई है। डॉक्टर ने तुरंत इलाज के लिए पैसे मांगे हैं। मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? रुद्र गुस्से से बोला, हर बार तुम्हारा मायका ही क्यों? तुम्हारी माँ का इलाज तो उनके घर वाले करें। इशिता ने कहा, हाँ मेरा भाई इलाज में पैसे लगा रहा है, पर उसे 4 लाख रुपए की जरूरत है। रुद्र बोला, यहाँ गोद भराई है, पूरे रिश्तेदार आने वाले हैं। जरा सोचो, हमारी इज्जत का सवाल है। इशिता ने भावुक होकर कहा, मेरी माँ ने मुझे पाला पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों का भी सहारा बन सकूं। अब जब वह बिस्तर पर है तो मैं कैसे उन्हें नजरअंदाज कर दूं? वंदना देवी चिल्लाकर बोली, अगर मायका इतना ही प्यारा है तो जा, वहीं चली जा, यहाँ क्यों रह रही है? पर याद रख बहू, अगर मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म नहीं हुई ना, तो मेरी बद्दुआ तुझे चैन से जीने नहीं देगी। तू जब से इस घर में आई है तब से मेरा बेटा नौकरी के लिए भटक रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तेरे कदम इस घर में क्यों पड़े? सुख शांति पर जैसे ग्रहण लग गया। लगता है तू किसी बुरे मुहूर्त में ही ब्याह कर आई है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ तू ही है। इशिता ने आंखों में आए आंसू को रोकते हुए उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। ऑटो में बैठते ही जैसे उसका दर्द उसके भीतर सिला बन गया। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। दुनिया जैसे धुंधली हो गई थी। उधर रुद्र ने माँ से नाराजगी से कहा, माँ आज आपने हद ही पार कर दी। क्या जरूरत थी उसे इतनी कड़वी बातें सुनाने की? अगर सच में चली गई तो? वंदना देवी ने दो टुक लहजे में कहा, बेटा हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि तेरी बीबी की सैलरी से घर का खर्च चलेगा। वह कमाएगी और तू सुकून से बैठकर खाएगा। तू खुद देख, 1 साल से न काम किया न कोई जिम्मेदारी निभाई। नौकरी की तलाश का बहाना बनाकर उसके पैसों से अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहा। और आज अब मेरी बेटी की जिंदगी का सबसे अहम पल है, उसके पहले बच्चे की गोद भराई, उसमें भी तो चुपचाप बैठा रहा। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी यह सब कि मेरी बेटी के सिर से माँ बनने की खुशी भी छीन जाए। तभी इशिता अचानक दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसे देखकर रुद्र और वंदना देवी के चेहरों का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। दोनों की सांसें अटक गई। मन में एक ही डर था, कहीं उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। रुद्र ने जबरन सामान्य होने की कोशिश की और बोला, क्या बात है, तुम ऑफिस गई थी, अब क्यों लौट आई? इशिता ने बेहद शांत और ठंडी आवाज में कहा, वो मैं अपना मोबाइल यहीं भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। उसने मोबाइल उठाया, कमरे में एक नजर डाली, ऐसी नजर जो भीतर तक चीर जाए, फिर बिना कुछ कहे पलटी और ऑटो में बैठकर वापस चली गई। उसके जाते ही दोनों की सांस वापस आई। वंदना देवी ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है बच गई, वरना सारी पोल खुल जाती। रुद्र ने भी राहत की सांस ली और बोला, हाँ माँ, अगर उससे यह पता चल जाता कि हमने शादी ही इसीलिए की थी ताकि उसके पेशों पर ऐश कर सके तो क्या होता? अब तक तो भूचाल आ जाता। किसी को क्या पता था कि यह शादी प्यार का बंधन नहीं बल्कि एक सोच समझकर रची गई योजना थी। शादी से पहले रुद्र ने सिर्फ 6-7 महीने नौकरी की थी और फिर जानबूझकर शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। उसकी सोच थी कि जब पत्नी अच्छा खासा कमाती है तो वह क्यों पसीना बहाए। वह अपनी जिंदगी बिना मेहनत किए दूसरों की कमाई के सहारे जीना चाहता था। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि इशिता के कदम भले ही घर से बाहर निकल गए हों, उसकी आत्मा अब सवालों की आग में तप रही थी। और जब कोई औरत अपने आंसू पोंछकर खामोश हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि तूफान बस आने ही वाला है। ऑटो की पिछली सीट पर बैठी इशिता की आंखें बाहर की ओर थी, लेकिन उसके भीतर एक एक शब्द गूंज रहा था, तेरी कमाई से घर चलेगा। तेरे कदम पड़ते ही घर में दुर्भाग्य आ गया। हाँ, इशिता ने सब कुछ सुन लिया था और अब वह कुछ भी अनसुना नहीं करना चाहती थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मैंने जिस घर को अपना समझा उन्होंने तो मुझे सौदे की तरह इस्तेमाल किया, बहू नहीं बस एक बटुआ समझा। इशिता के मन ने मन ही मन ठान लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जो रिश्ता भरोसे से नहीं स्वार्थ से बना हो उसे मैं अब नहीं निभाऊंगी।
मायके पहुंचते ही उसने अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया, जो सफल रहा। फिर कुछ दिन बाद उसने वकील को फोन किया और रुद्र के नाम तलाक का नोटिस भिजवा दिया। दूसरी ओर जैसे ही वह नोटिस रुद्र और वंदना देवी के हाथ में पहुंचा, घर की दीवारें जैसे कांप उठी। साथ ही मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई गई। वंदना देवी चीख उठी, हमें जेल नहीं जाना। रुद्र की बहन काव्या धीमी आवाज में बोली, भैया, भाभी ने तो सच में कहर बरपा दिया। अगर भाभी ने केस वापस नहीं लिया तो सबको जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी। काव्या घबराकर बोली, माँ, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे जेल में अपना बच्चा पैदा नहीं करना है। मेरी जेठानियाँ मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। रुद्र को तो जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। वंदना देवी भी हक्की बक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आखिर यह क्या कर डाला। कुछ दिन तक घर में बचा खुचा राशन और थोड़ी बहुत रकम से काम चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर की नींव हिलने लगी। खाने के लाले पड़ गए। अब रुद्र की आंखें खुली। उसने बैंक के कार्ड निकाले, लेकिन सब ब्लॉक थे। इशिता ने बैंक जाकर अपने सभी खाते और कार्ड सुरक्षित करवा लिए थे। अब ना एटीएम चल रहा था और ना यूपीआई। रुद्र नौकरी की तलाश में भटकने लगा। फिर 1 महीने के लगातार प्रयास के बाद उसे एक निजी कंपनी में छोटी सी नौकरी मिल गई। एक दिन वह हिम्मत करके इशिता को वापस लाने उसके मायके पहुंचा। दरवाजा पर खड़ा होकर बोला, इशिता, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आया कि किसी भी इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए, किसी और की कमाई पर नहीं जीना चाहिए। केस वापस ले लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इशिता चुप रही। तभी उसने हल्के से तंज के साथ कहा, पर अपनी माँ से पूछ लो, कहीं मेरे कदम फिर से तुम्हारी नौकरी पर ना खा जाए। वंदना देवी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। उनका सिर झुका हुआ था और आंखों में पछतावे का सागर था। वह बोली, बहू, तू सही थी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। अब ससुराल लौट चलो, मेरा बेटा कमाएगा और तुझे सम्मान के साथ रखेगा, यह मेरा तुझसे वादा है। आखिरकार इशिता ससुराल लौट गई, लेकिन उसने अपना जॉब नहीं छोड़ा। इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। रुद्र ने भी अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी और वंदना देवी को भी एहसास हो चुका था कि बहू घर की एटीएम मशीन नहीं है, बल्कि परिवार का एक सम्मानित सदस्य होती है। तो दोस्तों, अगर किसी बहू को इंसान नहीं समझा जाएगा तो एक दिन उसके सब्र का बांध टूटना तय है। आपको क्या लगता है, इशिता ने सही फैसला लिया या उसे रुद्र को एक और मौका नहीं देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।